साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं RS गौतम, एडवोकेट। आज देश की जो भयावह तस्वीर सामने आ रही है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सारा देश देख रहा है। उस पर विचार करने की ज़रूरत है। साथियों, उस संबंध में कुछ कहूँ उससे पहले आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि बहुजन पैगाम YouTube चैनल को घर घर तक पहुँचाना है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिसकी वजह से बहुजन समाज की आवाज़ दबने ना पाए। बहुजन पैगाम बहुजनों तक जाना चाहिए, जिसकी वजह से उनके अंदर एक नई स्फूर्ति, नई जागरूकता पैदा हो और वो किसी भी प्रकार के चैलेंजेस को मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ें। साथियों, 2024 आने वाला है। 2024 में पार्लियामेंट के चुनाव होंगे। जो बहुजन समाज के राजनेता हैं, सभी कहते हैं बीजेपी का राज खत्म होना चाहिए, कांग्रेस का राज खत्म होना चाहिए, किसी का भी राज खत्म होना चाहिए, बहुजन समाज की सरकारें बननी चाहिए, सेंटर में भी बननी चाहिए, स्टेट में भी बननी चाहिए। सवाल उठता है कि हमारी तैयारी क्या है, किस तरह से हम ऐसा कर पाएंगे। साथियों, अभी कुछ समय पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि मिस्टर नरेंद्र मोदी को 2 बार प्रधानमंत्री मायावती जी और अखिलेश जी ने बनाया, साथ साथ लालू जी, नीतीश जी और जो अन्य बहुजन समाज की पार्टियां थी उनका विषय हो रहा। इस बात में कितनी सच्चाई है अथवा आरोप है, इस पर हम अपने व्यूज और विश्लेषण आपके सामने रखना चाहूँगा। ओवैसी जी ने ये जो बात कही, किसी सीमा तक अपने स्थान पर बिल्कुल फिट बैठती है। किस तरह, यदि ये विपक्षी दल जो बहुजन समाज की राजनीतिक दल हैं आपस में तालमेल करके चुनाव लड़े होते तो मिस्टर मोदी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनते, न भारतीय जनता पार्टी का शासन देश में और प्रदेशों में कायम होता। इस दृष्टि से यह देखा जाए तो ओवैसी साहब की बात बिल्कुल सच है, क्योंकि इन्होंने ईगोवश अपनी दलों को इस सीमा तक उनकी महत्ता को समझते हुए कि वही अकेले चुनाव लड़ करके केंद्र में और राज्यों में सरकार बना लेंगे। हसर क्या हुआ आप देख रहे हैं, कहीं पर भी इनकी सरकार नहीं बन पाई। सारे के सारे जो बहुजन समाज की पार्टियां थी, लीडर थे, कोलैप्स हो गए और भारतीय जनता पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में सरकार बन गई। वो बात अलग है कि ईवीएम का दुरुपयोग करके उन्होंने सरकार बनाई। इस पर भी ये विपक्षी दल जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, ये बिल्कुल मौन है, ये कुछ नहीं कहते, ईवीएम का विरोध नहीं करते, कोलोजियम का विरोध नहीं करते, बस केवल एक बात कहते हैं, सपा ने बसपा का तोड़ लिया, बसपा ने सपा का तोड़ लिया, आरएलडी ने आरजेडी का तोड़ लिया, आधे आध करके, यानी ये आपस में ही तोड़ा ताड़ी करने में लगे हुए हैं और उसी में अपनी जीत समझ रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन लोगों की जो सोच है, बुद्धि है, वो बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है। ये जब तक इकट्ठा होकर के अपनी ईगो को सेट असाइड करके पार्लियामेंट का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो नहीं आते, तब तक ये बीजेपी की सरकार को मजबूत ही करेंगे और मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब भी वक्त है, चुनाव आने में 1.5 साल का समय है करीब। इनको समझ आना चाहिए और आपस में तालमेल बिठा करके चुनाव की रणनीति तैयार करनी चाहिए। साथियों, साथ साथ इसके
ज़्यादातर आपने देखा कि लोग उत्तर प्रदेश और बिहार में ही अपनी राजनीति चमका रहे हैं। पूरे देश से इन्हें कोई मतलब नहीं है। आज गुजरात में इलेक्शन हो रहे हैं, हिमाचल में इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पर ना बीएसपी लड़ने जा रही है, ना सपा लड़ने जा रही है, ना आरजेडी, ना आरएल, कुछ भी, कहीं पर भी नहीं। केवल और केवल यूपी और बिहार को इन्होंने अखाड़ा बना रखा है, और वहाँ पर भी हार जाते हैं, वहाँ पर जीतते नहीं। हार जाने के बाद वो इस पर ब्लेम करता है, वो उस पर ब्लेम करता है, लेकिन अपनी गलती कोई सोचने को समझने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में देश के जो 85% बहुजन आवाम है, उसका बेड़ा गर्क हो गया है। एजुकेशन का स्तर गिरा दिया गया है, एजुकेशन समाप्त होने के कगार पर है। बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी एजुकेशन पर कभी आपने देखा कभी बात नहीं करते, क्योंकि एजुकेशन से उनका कोई मतलब नहीं है। पूरे देश में वो अशिक्षा का वातावरण तैयार करना चाहते हैं। पाखंडवाद, अंधविश्वास, जातिवाद, वर्णवाद, हिंदू मुस्लिम करके अपनी सत्ता हाथे आना चाहते हैं। उधर उनके समाज का जो सवर्णों का वोट है, वो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसी भी नेशनल इशू पर साइलेंट है, नहीं बोलता। उसके दिमाग में केवल यही है कि किसी भी तरीके से देश में सवर्णों की सरकार होनी चाहिए। देश भाड़ में जाए इससे कोई मतलब नहीं। देश की प्रगति से, देश के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं। एजुकेशन उनका कोई लेना देना नहीं। पैसा उनके पास है, उनके बच्चे पढ़ने के लिए विदेशों में जा रहे हैं। अभी स्टेटमेंट आया मोहन भागवत का कि इंग्लिश बच्चों को नहीं पढ़नी चाहिए। क्या मूर्खता की बात है। हालांकि उनका उद्देश्य है ये कि भारत के लोग इंग्लिश ना पढ़ें और उनके बच्चे विदेशों में जाकर के इंग्लिश पढ़ें। तो जो बहुजन समाज के बच्चे हैं वो तो विदेशों में जा ही नहीं सकते। इसलिए इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और एजुकेशन की एक जो इंटरनेशनल एक स्ट्रीम है उसमें सम्मिलित होते हुए इंग्लिश का पुरजोर समर्थन करना चाहिए। जब तक बहुजन समाज के बच्चे इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तब तक उनका चौमुखी विकास नहीं हो सकता। ये बहुत ज़रूरी है। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहता है कि उसने मेडिकल में यानी MBBS में डॉक्टर बनने के लिए जो कोर्स होगा हिंदी में किताबें छपा दी हैं। मैं पूछता हूं शिवराज सिंह चौहान से, उसका बेटा अभी इंग्लैंड से आया हुआ है, वहां से बैरिस्टर बन के आया हुआ है, LLB किया हो, भारत लॉ की हो अथवा कुछ भी किया हो, उसने क्यों अपना बेटा भेजा? और वो क्या हिंदी में पढ़ के आया? वो तो इंग्लिश पढ़ के आया हुआ है। तो कितनी बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये लोग जितने भी इनके मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, जो भी पूरी की पूरी सरकार है, पूरे देशवासियों को अंधकार में रखना चाहते हैं। शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया है और जो बहुजन समाज के बच्चे हैं किसी भी तरीके से उनको एजुकेटेड ये देखना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या किया जाए इस संबंध में? जो बहुजन समाज के नेता हैं, राजनेता हैं, पार्टियों के अध्यक्ष हैं, साइलेंट है, उन्हें कोई मतलब नहीं, अपनी अपनी रोटियां सेंकने में लगे हुए हैं। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में एक सहारनपुर से बड़ा मुस्लिम नेता इमरान मसूद BSP ज्वाइन कर लिया। BSP खुश हो गई, इसी से खुश हो गई कि मान लो उसकी सरकार बन जाएगी इसी से। उधर मान लीजिए BSP का नेता सभा में चला जाए, वो खुश हो जाए। तो ये व्हाट इज दिस? ये नॉनसेंस कहेंगे और क्या कहेंगे? ये सोच है क्या? ये सोच मानवर कांशीराम साहब की थी, बाबा साहब की थी। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा गंभीरता से सोचना चाहिए और महापुरुषों का जो ऑब्जेक्ट था उसको ध्यान में रखते हुए आगे कदम बढ़ाना चाहिए। साथियों, अभी आपने देखा कुछ समय पहले नीतीश जी आए बिहार से, ममता जी से मिले, सोनिया जी से मिले, केजरीवाल से मिले, तमाम दुनिया भर के लोगों से मिले, अखिलेश जी से मिले कि संगठन बनाएंगे और संगठन बना करके यानी आपस में एक राजनीतिक
एकता का संगठन बनाएंगे और उसके माध्यम से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब से और मायावती से नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? ये दोनों नेताओं को उन्होंने बाईकाट क्यों कर दिया? इसका जवाब तो ठीक ढंग से शायद नीतीश जी ही दे पाएंगे। उनकी बात मैं नहीं कह सकता, जो भी उनके दिमाग में रहा हो। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, जो समाज का विश्लेषण करता हूँ एक बुद्धिजीवी होने के नाते, चाहे नीतीश जी हों, चाहे लालू जी हों, चाहे मायावती हों, अखिलेश हों, कोई भी हो, ये इस तरह की टुकड़ फोड़ राजनीति करेंगे, ये कभी सत्ता में नहीं आ सकते और विपक्ष में ही बने। विपक्ष में भी रहने लायक नहीं है। उधर देखिए, गुजरात में चुनाव हो रहा है, केजरीवाल की पार्टी जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई सत्ता में रहेंगे, भाई विपक्ष में रहेंगे। इसी तरह से सेंटर में भी भाई सत्ता में, भाई विपक्ष में। अरे कितनी शर्मनाक बात है, आप जो 85% कहने वाले लोग हो, ना तो आप सत्ता में हो और ना ही विपक्ष में हो, और जो 15% के लोग हैं भाई सत्ता में है, भाई विपक्ष में है। यही पोजीशन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में है। जो जजेज हैं अपॉइंट किए जा रहे हैं कोर्ट के माध्यम से, भाई ऑर्डर करने वाले मैटर आपके होते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। सुनने वाले वही हैं, सुनाने वाले जो एडवोकेट हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, सोलिसिटर जनरल हैं, वो भी सब वही हैं। आपका एक भी नहीं है, ना एससी का, ना एसटी का, ना ओबीसी, माइनॉरिटी का, एक भी नहीं है। तो न्यायपालिका में आप जीरो, सरकार में आप जीरो, कहीं आपकी सरकार नहीं, आप सत्ता में भी नहीं, विपक्ष में भी नहीं, आप सुनने वालों में भी नहीं, सुनाने वालों में भी नहीं। बुरा हाल है पूरे देश का। इस चीज को ये जो बहुजन समाज के नेतागण हैं, इनको इस पर समझना चाहिए। दूसरी बात, शायद आप सोच रहे होंगे कि ओवैसी साहब की मैं तारीफ कर रहा हूं। ऐसा नहीं है। ओवैसी साहब को भी अपने गरेबान में सोचना चाहिए कि यदि उनकी सारी बातें सही है तो फिर उन्हें एकता करने का प्रयास करना चाहिए था। मायावती जी से मिलते, अखिलेश से मिलते और सबसे मिलते, और जो मुस्लिम समाज के लीडर है उनसे भी मिलना चाहिए था। आखिर पूरे देश के मुस्लिम समाज ने अभी तक ओवैसी साहब को मुस्लिम लीडर क्यों नहीं माना? तो कुछ न कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिसकी वजह से उनको इस विषय पर भी सोचना चाहिए। यदि ऐसे समीकरण बन जाते हैं, पूरा का पूरा मुस्लिम समाज एकजुट हो जाए, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सब एकजुट होकर के एक विचारधारा के तहत, एक झंडे के तहत, एक चुनाव चिन्ह के तहत चुनाव लड़ें। हालांकि आपस में अपनी हिस्सापत्ति कर ले वो अलग बात है, कोई 100 पे लड़े, कोई 200 पे लड़े, कोई 1 पे लड़े, कोई कितने पे लड़े, ये चुनाव जीत सकते हैं और बीजेपी जीरो हो सकती है। लेकिन इसके लिए खुल करके सामने आना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। साथियों, ये सब विश्लेषण करने का मेरा मकसद केवल ये है कि आज पिछले 8-10 साल से, जब से बीजेपी का शासन देश में कायम हुआ है, बहुजन समाज जो 85% से ज़्यादा है, खस्ता हाल में है। बेरोजगारी, महंगाई इतनी चरम सीमा तक फैल गई है कि खाने के लाले पड़े हुए हैं। बच्चों की एजुकेशन समाप्त हो गई है। जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ तो पढ़ाई नहीं सकते, वहाँ फीस इतनी महंगी है। और इन वर्गों के कोई स्कूल नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, वो सारे के सारे उन लोगों ने खोले हुए हैं। सारे देश की 90% पूंजी भी वही 15%, 12% लोगों के पास है, हम लोगों के पास नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे अहम सवाल हैं जिन पर बगैर देरी किए हुए गंभीरता से चिंतन करना चाहिए और आगे की रणनीति करते हुए 2024 के चुनाव की तैयारी में लग जाना चाहिए। साथियों, यही हाल हिमाचल का है। हिमाचल में जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, कोई चुनाव लड़ने नहीं जा रही। अरे क्या यूपी में केवल चुनाव लड़ने से आप प्रधानमंत्री बन जाओगे, सेंटर में शासन सरकार आपकी बन जाएगी? तो ये बहुत ही एक घटिया सोच है और इससे ऊपर उठ करके सभी को सोचना चाहिए। और ये जो बहुजन समाज का दर्द है, जो मैं आपके सामने बयां कर रहा हूँ, ये केवल मेरा दर्द नहीं है, आर.एस. गौतम एडवोकेट का अकेला दर्द नहीं है, ये सारे के सारे बहुजन समाज का दर्द है जो आपके सामने बयां करना चाहिए। इस संबंध में जो
बहुजन समाज की विभिन्न पार्टियां हैं और उनके जो अंधभक्त हैं और चाटुकार चमचे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा बड़ी विनम्रता के साथ कि अपने अपने नेताओं के पास जाकर के बजाय मुर्गा बन के खड़े होने के सच्चाई बयां करने की हिम्मत जुटाएं, सच्चाई कहें, वहाँ उनकी झूठी तारीफ ना करें जिसकी वजह से वो अंधकार में रहें। और उनको भी इतनी अकल होनी चाहिए कि कौन उनका वफादार है और कौन चमचागिरी करता है। तो चमचागिरी करने वालों को अलग का रास्ता दिखा देना चाहिए, जो वफादार हैं, सही बात कहते हैं, उनका उन्हें सम्मान करना चाहिए। तभी सही पोजीशन उनकी दिमाग में आएगी और आगे चल कर के वो ऐसा कर पाएंगे। साथ साथ उन्हें भी ऐसा तो नहीं है कि जो विभिन्न पार्टियों के लोग हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, बसपा सुप्रीमो है, सपा सुप्रीमो है और भी लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो मूर्ख हैं, वो भी सुनते हैं, समझते हैं, पोजीशन को समझते हैं, लेकिन फिर बात कहाँ अटक जाती है जिसकी वजह से एका नहीं बन पाता और उस तरीके से वो चुनाव नहीं लड़ पाते जिस ढंग से लड़ना चाहिए और कामयाबी पानी चाहिए। साथियों, बहुत सारी बातें हैं इस संबंध में, उन पर न जा कर के मैं बड़े अफसोस के साथ यही कहना चाहूँगा कि अभी भी हमारे जो राजनेता हैं बहुजन समाज के, उनमें थोड़ी सी गंभीरता आनी चाहिए और देश की और समाज की जो दुर्दशा हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए एक मंच पर आकर के अगले चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। और अभी टाइम है 1 महीने का, गुजरात और हिमाचल में भी अपनी दमखम से अपना प्रचार करना चाहिए और चुनाव जीतने की उद्देश्य से चुनाव लड़ना जाना चाहिए, न कि एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी चाहिए। तो फॉर्मेलिटी से कुछ होने वाला नहीं है। साथियों, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले वित्त मंत्री सीतारमण जी का क्या कहना था कि डॉलर की कीमत बढ़ गई है, मजबूत हो गई है, 82-83 पर पहुंच गई है, यानी 82-83 का मतलब $1 की कीमत 83 रुपये इंडिया का। तो इंडिया के रुपए से उसका कोई मतलब नहीं है। इससे पता लगा सकते हैं कि आपका वित्त मंत्री जो है कितना बड़ा मूर्ख है या कितना बड़ा समझदार है? रुपए की कीमत घटी नहीं है, यानी डॉलर की कीमत मजबूत हो गई है। और जब कांग्रेस की हुकूमत थी, जब रुपए की कीमत 70-71 रुपये के आसपास थी $1 के, तब यही लोग चिल्ला रहे थे भारत की मुद्रास्फीति ये हो गई है, वो हो गई है, आधे आधे। तो आज इस तरह का बयान दिया जा रहा है। तो ऐसे जब फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, वित्त मंत्री होंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। आज आप जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था डाउन स्थिति में पहुंच गई है और ऐसा ही रहा तो आगे चल करके वर्ल्ड बैंक भी इनको ₹1 देने वाली नहीं है और श्रीलंका से बदतर पोजीशन इंडिया की होने वाली है। लेकिन कोई भी समझने को तैयार नहीं है किसी स्थिति में। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ और इस अनुरोध के साथ जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, जो लीडर्स हैं, मुख्य रूप से सपा है, बसपा है, लालू प्रसाद जी की पार्टी है, नीतीश की पार्टी है, और भी इन सबको एकजुट हो जाना चाहिए और मिल करके अगले चुनाव की असली जो वैसी साहब है उनको भी, आजम खान साहब हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं, उनके स्पीचेस को मैं सुनता हूँ, लेकिन असर क्यों नहीं होता है? क्वेश्चन इज दिस। बहुत अच्छा बोलते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, लेकिन असर क्यों नहीं हो पा रहा है? कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी गलती हो रही है, जिसकी वजह से वो एकजुटता नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वो रिजल्ट आए जो आना चाहिए, और सत्ता में भी नहीं है, विपक्ष में भी नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा एक समाज के प्रति एक धोखाई हो रहा है और बहुत समय पहले से हो रहा है। तो इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। मैं बहुजन पैगाम के माध्यम से जो भी बहुजन समाज के लीडर्स हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी वक्त है, आप एक हो जाइए और सब मिल कर के जो 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव आने वाला है उसको जीतने के पर्पज से लड़िए और गुजरात और हिमाचल के चुनाव भी लड़िए, जिसकी वजह से बहुजन समाज का जो स्टेटस है पूरे देश में कामयाब हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी
बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।